बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन। और बच्चे, इससे फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर भी हमने बेसिक सॉल्यूशन के बारे में जाना था और कुछ मेथड्स पढ़े थे कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। उसके अंदर हमने पढ़ा था मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है और नॉर्मैलिटी क्या होता है। तो आई होप आपने वो अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से उसको है ना बनाया होगा और अच्छे से आपने सारे नोट्स ना बना लिए होंगे। तो बच्चे, हम उसी के बेसिस पे मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी को बच्चे आगे है ना नया फॉर्मूला बनाएंगे। तो आई होप आपने मोलैरिटी को अच्छे से सीख लिया होगा। मोलैरिटी क्या था बच्चे? मोलैरिटी को सबसे पहले हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम से। और बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या बनाया था? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास of solute into if your volume is in milliliter और सेंटीमीटर क्यूबिक। तो बच्चे, वहां पे हम क्या लगाते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ योर सॉल्यूशन इज in मिलीलीटर। क्लियर है जी? तो ये तो फॉर्मूला था आपका मोलैरिटी का। इसको हम बच्चे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मैलिटी को हम सिंबलाइज किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है जी। और नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। किस केस में लगाएंगे हम? अगर इस केस में भी अगर आपका वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है या सेंटीमीटर क्यूबिक में है। ओके जी। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। देखिए, हमने यहाँ पे मोलैरिटी में भी है ना वॉल्यूम में हम है ना मेजर करते हैं और नॉर्मैलिटी में भी हम वॉल्यूम में लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने वॉल्यूम दोनों जगह मिलीलीटर में लिया है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय किससे किया है? 1000 से किया है। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 से। ठीक है। जो मोलैरिटी वाली इक्वेशन है उसको 1 ले लिया, नॉर्मैलिटी वाली इक्वेशन को हमने 2 ले लिया। अब क्या करना है हमने? डिवाइडिंग 1 एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपने क्या कर देना है? डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है सेकेंड इक्वेशन से। तो बच्चे, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम सिंबलाइज कर देते हैं ओनली मोलैरिटी बाय नॉर्मैलिटी। ठीक है जी। तो जब हम दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट है ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। और यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? कट डाउन हो जाएंगे। तो बच्चे, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपकी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। आप इसको बच्चे इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर आप इसको है ना रेसिप्रोकल कर दें, नॉर्मैलिटी बाय मोलैरिटी इक्वल्स टू, फिर क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। क्या बन गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और बच्चे, अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में नॉर्मैलिटी को अच्छे से पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बेसिसिटी और एसिडिटी को निकालना सीखा था। तो बच्चे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, इन केस ऑफ एसिड लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बेसिसिटी के। ठीक है जी। और इन केस ऑफ हम नॉन मेटल्स लें हम तो क्या किसके है ना इक्वल हो जाएगा? ये एसिडिटी के। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाता है? यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है
तो ये पूरा फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूले को हम बेसिसिटी लेके चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी इक्वल्स टू बेसिसिटी, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी इक्वल्स टू, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो ये बन गया नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी, ठीक है। ये बन गया आपका नया फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपने मोलैरिटी भी निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है और नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, तीनों चीजें आपको उस न्यूमेरिकल के अंदर आई हैं, ठीक है। चलो आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के और मोलैरिटी निकाल ली, आपने मान लीजिए कि मोलैरिटी भी निकाल ली, अब आपको नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना कि आप तीनों के फॉर्मूले लगा रहे हो और तीनों निकाल रहे हो। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में आप देखोगे कि आप वॉल्यूम से ही डिवाइड करते हो, तो आप बच्चे उस केस के अंदर ये है ना बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। आपने मोलैरिटी आपने निकाल रखी है पहले से ही और आपको उसकी बेसिसिटी पता है, इन केस ऑफ अगर आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, तो आपको उसकी है ना बेसिसिटी भी पता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास H2SO4 है, ओके, आपने उसकी मोलैरिटी पहले से ही मेजर कर रखी है और उसकी बेसिसिटी आपको पता है 2 होती है, तो 2 इंटू दैट मोलैरिटी आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो है एक शॉर्ट फॉर्मूला, तो इसको यूज करते हुए हम आगे बच्चे कुछ है ना न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ। जो आपका क्वेश्चन है बच्चे वो है calculate molarity and normality of solution। मैं यहाँ पे बच्चे एब्रीविएशन यूज कर रही हूँ, calculate molarity and normality of solution obtained by dissolving 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मैं यहाँ पे बच्चे ऑक्सैलिक एसिड का हाइड्रेटेड फॉर्मूला लिख रही हूँ जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और आपको बच्चे इस फॉर्मूले के अंदर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन that is 1.1 gram per liter। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में पता लग गया कि आपको मोलैरिटी भी फाइंड करनी है, मोलैरिटी भी फाइंड करनी है और नॉर्मेलिटी भी फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें मास और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि अगर हमने सॉल्यूट की बात करनी है तो उसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमने सॉल्वेंट की बात करनी है तो उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन में हम कोई भी एब्रीविएशन नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास ऑफ या गिवन वेट ऑफ, आप कह सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट को हम WB से डिनोट करेंगे और वो कितना है हमारे पास, दैट इज 6.3 ग्राम, ठीक है बच्चे। और जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है कितना है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारे पास बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। समझ में आ रही है बात आपको। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे ऑक्सैलिक एसिड का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हम ऑक्सैलिक एसिड के लिए बच्चे है ना B यूज करेंगे, M फॉर मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सैलिक एसिड का जब आप बच्चे है ना मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 126 आ जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इसको निकालना सिखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चे इसकी मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो ग्राम्स में है, ठीक है बच्चे, केजी में नहीं है, तो इसलिए हमने 1000 लगाया है।
और नीचे क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो WA से। किसमें है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स में। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चे हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 6.3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 126, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास, 100। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको बच्चे यहाँ तक? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको बच्चे सॉल्व कर दोगे तो जो आपके पास वैल्यू आ जाती है दैट इज 0.5 मोलालिटी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है बच्चे मोलालिटी की। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये 0.5 ऑक्सैलिक एसिड है, वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है। यहाँ पे हम कह सकते हैं 0.5 ऑक्सैलिक acid is dissolved in 1 kg of solvent। क्लियर है आपको बच्चे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से बच्चे हम आगे मोलारिटी निकालेंगे। इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देती हूँ और इसको सेकंड। तो बच्चे चलिए मोलारिटी निकालते हैं। तो मोलारिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मोलारिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने आपको कह रखा है कि सॉल्यूशन के लिए आपको कोई भी एब्रीविएशन यूज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने 1000 क्यों लिया है, इन केस आपके पास वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, बट आपके पास बच्चे न्यूमेरिकल के अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम गिवन नहीं है। बट आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर लीटर। तो आपके पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी की मदद से हम वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे बच्चे, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, यही होता है ना। बट हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है ना। तो सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला होगा बच्चे। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 6.3 ग्राम, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। तो जो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चे दैट इज 106.3 ग्राम। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, आपको ओनली क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ हम साइड पे निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऊपर चला गया, मास बाय डेंसिटी नीचे। तो जो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज 106.3 और जो आपके पास डेंसिटी गिवन है दैट इज 1.1। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 96.56 मिलीलीटर। कितना आ गया, 96.56 मिलीलीटर। तो देखिए वॉल्यूम आपके पास मिलीलीटर में आया है ना बच्चे, तो यहाँ पे इसलिए हमने इंटू 1000 किया है। तो अब आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी है, वॉल्यूम भी है, तो मोलारिटी निकल जाएगी आसानी से। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 6.3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 126 into 1000 by volume of solution is 96.56। क्लियर है जी? तो यहाँ पे बच्चे आपका जो बन जाता है आंसर वो आ जाएगा 0.52। ठीक है जी, 0.52 मोलारिटी आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रही है बात बच्चे? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लाइन लिख सकते हैं 0.52 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? मोलालिटी निकाल ली हमने, मोलारिटी निकाल ली। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने बच्चे नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। तीनों चीजें निकालनी है ना। हमने मोलालिटी तो निकाल ली,
मोलैरिटी भी निकाल ली, अब हम एक बार नॉर्मेलिटी भी निकालते हैं। तो अब क्या करें नॉर्मेलिटी के लिए? नॉर्मेलिटी के लिए हम दोबारा से पूरा फॉर्मूला पुट करें। इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी का हमने जब पुट किया तो नॉर्मेलिटी को फिर से इतने ब्रीफ में निकाले नहीं ना। तो उसके लिए भी हमने है ना इससे पहले डेरिवेशन की थी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूटिलाइज करके। तो हम बच्चे उसे शॉर्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे थर्ड नंबर लिख देती हूँ नॉर्मेलिटी के लिए। क्या फॉर्मूला था? अब बच्चे ये एसिड है, एसिड के केस में हम क्या निकालते हैं? बेसिसिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। हमने मोलैरिटी सेकंड नंबर पे निकाल ली है और बेसिसिटी मतलब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH COOH। कितने नंबर ऑफ H आयंस दे सकता है ये? 2 H आयन दे सकता है। मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई बच्चे? 2 हो गई। बेसिसिटी हमें पता लग गया 2 है, ठीक है। मोलैरिटी हमने पहले ही निकाल लिया, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो नॉर्मेलिटी भी आ जाएगी। पुट कीजिए, बेसिसिटी हो गई इसकी 2 इंटू मोलैरिटी है इसकी 0.52। तो बच्चे इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? इसकी नॉर्मेलिटी आपकी आ जाती है 1.03, ठीक है। ये आ गई आपकी इसकी नॉर्मेलिटी। कोई प्रॉब्लम बच्चे? यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया है बस, नॉर्मेलिटी इक्वल टू बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। बेसिसिटी इसकी 2 है, मोलैरिटी हमने पहले ही से ही निकाल ली, इसको फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ गई। कोई प्रॉब्लम बच्चे? आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है जी। तो ये थी 3 चीजें जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में की थी, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आज हम बच्चे फोर्थ मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे हम अपना फोर्थ मेथड है ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको कुछ बच्चे एक्स भी कहते हैं इसके सिंबल को, और किसी बुक्स में आप देखोगे चाय लिख रखा है, ठीक है, चाय। तो मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन है जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक कंपोनेंट है A, एक कंपोनेंट है B, ठीक है जी। ये पूरा सॉल्यूशन है जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, A एंड B, ओके। अगर बच्चे देखिए, मान लीजिए जो A है उसके है ना हमने 3 पार्ट्स डिसॉल्व किए और जो B है उसके हमने 4th पार्ट है ना डिसॉल्व किए। मान लीजिए एक और कंपोनेंट है इसके अंदर C, ठीक है जी, और उसके हमने 2 कंपोनेंट डिसॉल्व किए। ए के हमने 3 कंपोनेंट, मान लो 3 मिलीलीटर ए हमने कंपोनेंट डाला और बी हमने 4 मिलीलीटर डाला और सी हमने 2 मिलीलीटर डाला और तीनों को मिला के एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब हमने इसकी फ्रैक्शन निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? जब हम ए की फ्रैक्शन निकालेंगे तो टोटल में से इसका निकालेंगे। टोटल कितना हुआ? 3 और 4 7 8 9, और ए का जब निकालना है 3/9, जब बी का निकालना है 4/9 और जब सी का निकालना है 2/9। समझ में आ रही है बात? जैसे कि आपके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट के अंदर मान लीजिए ये इसके पार्ट्स हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जिसमें से आपने मान लो 2 पार्ट किसी को है ना दे दिए, कितने पार्ट रह गए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट रह गए। अब ये पार्ट भी तो इसी के ही थे ना, समझ में आई बात? वैसे ही ये जो पूरा सोल्यूशन है ये ए बी सी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना और इनकी ये फ्रैक्शन है, तो इसी को हम कहते हैं बच्चे मोल फ्रैक्शन। ये एक सोल्यूशन के अंदर एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, वो निकालना होता है हमने मोल फ्रैक्शन में। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेसिक सिलेबस के अंदर है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ए सॉल्यूट और बी सॉल्वेंट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हम इसे पहले ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए हम लिखेंगे NB, ठीक है। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
और बी एब्रीविएशन हमने सॉल्यूट के लिए यूज की है। वैसे ही अगर हमें सॉल्वेंट के लिए निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू Na। ठीक है बच्चे, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और A क्या है, A रिप्रेजेंट किया है हमने सॉल्वेंट को। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बच्चे? तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। या आपने अपनी +1 क्लास में भी किया होगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमने टोटल मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल्स टू Na प्लस Nb। इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। अगर हमें टोटल मोल्स निकालने हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को प्लस करना होगा, दैट इज Na प्लस Nb। कोई प्रॉब्लम बच्चे? अब देखिए, जो हमने सॉल्यूशन लिया था ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, A और B। A मान लीजिए सॉल्वेंट है, B मान लीजिए सॉल्यूट है। ठीक है, तो हमने B के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ले लिए Nb और A के हमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए Na, और टोटल मोल्स आ गए हमारे पास Na प्लस Nb। कोई प्रॉब्लम? जब हम बच्चे है ना A के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसको हम कहेंगे XA, जब हम B के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसको हम कहेंगे XB। मतलब B के कितने मोल फ्रैक्शन है इस टोटल सोल्यूशन के अंदर, A के कितने है ना मोल फ्रैक्शन है इस टोटल सोल्यूशन के अंदर। ठीक है बच्चे, हमने ये रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, XA से। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। बच्चे मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम टोटल मोल्स में से करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था ना, जब एक ही फ्रैक्शन देखनी थी तो उसके हमने ऊपर रखे थे और नीचे तीनों का टोटल। वैसे ही बी का जब निकालना था, बी के हमने ऊपर रखी थी फ्रैक्शन और नीचे तीनों का टोटल। तो वैसे ही करना है, यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो इसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, दैट इज Na, और नीचे दोनों का टोटल, दैट इज Na प्लस Nb। ठीक है जी, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरीके से अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है बच्चे, तो वो कैसे बन जाएगा, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, XB। अब बच्चे जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे। अभी हमने सॉल्यूट के निकालने हैं तो सॉल्यूट के मोल्स को ऊपर और नीचे दोनों का टोटल। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। कोई प्रॉब्लम बच्चे, क्लियर है जी यहाँ तक? तो बच्चे इसका भी हम शॉर्टकट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है, जैसे कि हमने सॉल्यूट की करना है, क्या तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम? तो इसका भी बच्चे हम एक शॉर्ट फॉर्मूला देख लेते हैं जो भी आपको याद होना चाहिए। अभी सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के आप सॉल्वेंट के आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गए XA, सॉल्यूट के आ गए आपके XB, दोनों का मिला के क्या बन गया, सॉल्यूशन के बन गए। अब बच्चे मैं इसको इक्वल कर रही हूँ 1 के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको बच्चे फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन बताई थी, दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 1 और 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, कितने मर्जी कंपोनेंट हों उसका एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, मतलब वो थ्रू आउट एक ही फेस में होती हैं।
इसलिए हमने इसके है ना टोटल मोल फ्रैक्शन को किसके इक्वल कर दिया, यूनिटी के इक्वल कर दिया। समझ में आ रही है बात। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक चॉकलेट बार की एग्जांपल दी थी कि आपने 2 पार्ट्स किसी को दे दिए टोटल 8 पार्ट में से, बट ये 2 पार्ट भी टोटल 8 पार्ट का ही हिस्सा है ना बच्चे। समझ में आ रही है बात। वैसे ही एक्स और मतलब ये पूरे एक का ही हिस्सा है। इन सब 8 को हम अलग अलग कर दें तो वापस जोड़ेंगे तो वापस एक ही बन जाएगा। वैसे ही एक्स ए और एक्स बी अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, बट है तो ये एक ही सोल्यूशन के पार्ट, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे बच्चे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और निकालना बहुत इजी हो जाएगा। मान लीजिए आपने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाली, आपको सॉल्यूट के निकालने हैं, तो आप वापस फार्मूला पुट करके वापस से इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं करोगे। आपके पास है ना बच्चे एक्स ए के आपने निकाल लिए, आपने एक्स बी के निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, 1 में से जाके एक्स ए के मोल फ्रैक्शन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास एक्स बी के आ जाएंगे। और इससे ना आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक न्यूमेरिकल है, आपने आपके बाइनरी सोल्यूशन का ही कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, आपने दोनों कंपोनेंट के अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। अब आपको चेक करना है कि जो आपने मोल फ्रैक्शन निकाले हैं वो सही है या नहीं, तो आप दोनों को प्लस करके 1 के इक्वल रखोगे, तो वो जो उसका आंसर है, इन दोनों के सम का जो आंसर है वो 1 के इक्वल या 1 से कम आना चाहिए। अगर वो 1 से ज़्यादा आ रहा है तो या तो आपका सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं है या आपने आंसर उसे कैलकुलेशन अच्छे से नहीं की है। आई होप आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके यूनिट्स की। तो अब जल्दी से सोचिए कि मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या होंगी। अब बच्चे मोल फ्रैक्शन क्या था, यहाँ पे डेफिनेशन से समझिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, ठीक है जी। मोल डिवाइडेड बाय मोल, ठीक है। मोल और ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, अगर हम दोनों मोल्स को डिवाइड कर दें क्या रह गया, कुछ भी नहीं। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट्स नहीं है। ऊपर भी बच्चे सेम है यूनिट, नीचे भी सेम यूनिट है, दोनों कट हो गई तो आपकी बच्चे क्या रह गई इसकी यूनिट, नो यूनिट। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। आफ्टर ऑल मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन बच्चे, इट इज अ रेशियो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को अगर आपको डिफाइन करने कैसे करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component, कोई भी component इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक? ओके चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको है ना ये भी क्लियर हो गया कि जो इसका सम है वेराइज मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट्स के सोल्यूशन का, वो हमेशा इक्वल होएगा 1 के। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर बच्चे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे बच्चे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में पता लग रहा है ना बच्चे, कहीं पे भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे तो हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की ही बात कर रहे हैं। तो बच्चे जो टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो उससे सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। बट इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम की तो बात हो ही नहीं रही है। और मास हो गया, वेट हो गया, मोल्स हो गए, इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर चाहे बढ़े चाहे कम हो जाए, यहाँ पे बच्चे जो वेट है या जो मास है वो एग्जैक्ट रहता है, वो नहीं चेंज होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन पे भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट हैज नो इफेक्ट। ओके जी, तो चलिए इसका भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको मोल फ्रैक्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चे ये आपके सामने क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन का एक, a solution prepared by mixing 23 gram of ethyl alcohol, 30 gram of acetic acid and 54 gram of water। तो एक सोल्यूशन है जिसे 3 कंपोनेंट को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया है।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आपने तीनों कंपोनेंट इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और वाटर, आपको तीनों कंपोनेंट का बच्चे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, हमें गिवन मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और वाटर, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चे, तो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे ना हर एक कंपोनेंट के। तो चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले निकालते हैं इथाइल अल्कोहल का, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इथाइल अल्कोहल का गिवन मास कितना है 23, और इथाइल अल्कोहल का बच्चे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 46। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए दैट इज 0.5। वैसे ही बच्चे नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। तो बच्चे कितना गिवन मास है इसका 30, और एसिटिक एसिड का बच्चे जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 60। तो बच्चे इसका भी कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.5। क्लियर है। उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे, तो वाटर का हमें कितना गिवन है, गिवन मास 54, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। ठीक है बच्चे, तो इसका बच्चे क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 3। कोई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मोल्स हमने तीनों के निकाल लिए। तो अब हम क्या निकालेंगे तीनों का मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ रोमन। तो सबसे पहले हम इथाइल अल्कोहल का निकालते हैं। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है ना एब्रीवेशन ले रही हूँ, ताकि आपको कोई भी है ना प्रॉब्लम ना हो समझने में। आप चाहो तो ABC भी ले सकते हो, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि आप A किसके लिए ले रहे हो, B किसके लिए ले रहे हो, C किसके लिए ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए X के नीचे यहाँ पे C2H5OH ले रही हूँ कि हम मोल फ्रैक्शन इसके निकाल रहे हैं। तो बच्चे इथाइल अल्कोहल के कितने नंबर ऑफ मोल्स थे 0.5, और नीचे क्या लेते हैं तीनों के टोटल। तो जब हम तीनों का टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा दैट इज 4.0। दोनों को डिवाइड किया कितना आ गया 0.125। ये आ गई मोल फ्रैक्शन आपकी इथाइल अल्कोहल की। नेक्स्ट हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स भी बच्चे 0.5 है, टोटल हमने देख लिया 4.0 है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 0.125। थर्ड हमने निकालना है अब वाटर का। तो वाटर का निकालने के लिए बच्चे वाटर के मोल्स कितने हैं 3, और टोटल कितने हैं 4। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.75। तो आपने देखा हमने किस तरीके से तीनों के निकाल लिए। अगर आपके पास है ना गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, जितने भी कंपोनेंट है सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर एक एक करके सबकी मोल फ्रैक्शन निकालोगे। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है आप उसके मोल्स को ऊपर रखते हो और नीचे सबका टोटल रखते हो मोल फ्रैक्शन। समझ में आई बात बच्चे। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। आप चाहो तो वो शॉर्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो जो मैंने भी आपको सिखाया था, XA + XB = 1। तो इसके बेसिस पे ही हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन पे ही है बच्चे। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार आ भी जाता है और ये आपको याद भी रखना है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर। आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ वाटर निकालना है। तो बच्चे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। बिल्कुल, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, अब यहाँ पे हमने वाटर का निकालना है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ वाटर। बच्चे मैं आपको पहले यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको जब भी मोलैरिटी ऑफ वाटर निकालनी आएगी तो आपको वहाँ पे है ना जो आपका जो वाटर है वो 1 लीटर होना चाहिए, और जो आपकी बच्चे है ना डेंसिटी,
मैं आपको और क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बच्चे जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो आपको दे रखा है 1 लीटर, और जो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है दैट इज वाटर वो आपको दे रखा है 1, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर। तो ये आपके पास वॉल्यूम इतनी गिवन होनी चाहिए और आपके पास डेंसिटी इतनी गिवन आनी होनी चाहिए, तब आपके पास मोलैरिटी है ना एग्जैक्ट आएगी। तो बच्चे आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है बच्चे। हमारे पास मास ऑफ वाटर नहीं है, तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला देखा था डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ से बच्चे क्या बन जाएगा मास का फॉर्मूला, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या बन गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है आपके पास 1 लीटर दैट इज 1000 मिलीलीटर, और डेंसिटी कितनी है आपके पास 1। तो आपके पास मास ऑफ वाटर भी कितना आ गया 1000 ग्राम, ठीक है बच्चे। यह आ गया आपके पास मास ऑफ वाटर। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O कितना होता है बच्चे 18। तो अब यहाँ पे हम सीधा मोलैरिटी में पुट करते हैं, गिवन मास ऑफ वाटर इज 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में ले रहे हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1000, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी जो मोलैरिटी आ गई वो आ गई 55.55 समथिंग, ठीक है बच्चे। तो ये आ गई आपकी मोलैरिटी ऑफ वाटर, और जो मोलैरिटी ऑफ वाटर है 55.55, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जो आगे न्यूमेरिकल्स आने हैं बच्चे, जो सोल्यूशन चैप्टर के और भी ज़्यादा डीप न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करनी है वाटर के मोलैरिटी की। कितना होता है मोलैरिटी ऑफ वाटर 55.55। कब होएगा, जब आपकी डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर होएगी और आपका वॉल्यूम 1 लीटर होएगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमने अभी तक कितने मेथड्स की बात की है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आगे बात करते हैं बच्चे परसेंटेज के बेस पे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है बच्चे दैट इज परसेंट स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चे। परसेंट स्ट्रेंथ मेथड के बेसिस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को बच्चे मेजर करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं दैट आर वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको बच्चे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर आपको परसेंटेज पे निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, हम वो मेजर करते हैं सबसे पहले। कैसे निकालते हैं इसे बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू 100 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंट स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं बच्चे। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मान लीजिए आपको कोई भी सॉल्यूट दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है और उसका जो आप HCl नहीं सॉरी बच्चे ऑक्सैलिक एसिड है, मान लीजिए वो आपके पास 2 ग्राम है और वो जो सोल्यूशन के अंदर है उसका टोटल जो सोल्यूशन का मास है दैट इज 20 ग्राम है। अब आपको उसका वेट बाय वेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप उसका टोटल वेट बाय वेट कैसे निकाल दोगे, 2/20 इंटू 100। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। जो हमारा सेकंड है दैट इज वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम में कैसे होगा बच्चे, इसके अंदर जो आपका सॉल्यूट है वो बच्चे है ना वेट मतलब मास होना चाहिए उसका कुछ ग्राम में,
ठीक है। और जो आपका वॉल्यूम है, मतलब जो आपका सॉल्वेंट है या जो आपका सॉल्यूशन है, वो आपका लीटर में होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट आपका ग्राम्स में होना चाहिए, उसका मास होना चाहिए, और जो सॉल्यूशन है वो आपका बच्चे वॉल्यूम उसका होना चाहिए, मतलब लीटर या मिलीलीटर में। तो कैसे निकालेंगे इसको? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूट है वो ग्राम्स या केजी में हो सकता है, सॉल्यूशन आपका मिलीलीटर या लीटर में हो सकता है, क्योंकि हम इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इनटू 100। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल अब आपके पास मान लो ऑक्सैलिक एसिड है 2 ग्राम, वो आपका बच्चे सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास है, और वो जिस टोटल सोल्यूशन में है वो मान लीजिए 100 मिलीलीटर है। तो कैसे निकलेगा इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? 2/100 इंटू 100 बिकॉज आप क्या निकाल रहे हो? परसेंट स्ट्रेंथ निकाल रहे हो। उसके बाद बच्चे थर्ड जो हमारे पास मेथड है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आपके पास जो सॉल्यूट है वो भी आपका बच्चे लीटर या मिलीलीटर में होगा, सॉल्यूशन तो आपका ऑब्वियस है मिलीलीटर या लीटर में होगा। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, इनटू 100। अब मान लीजिए आपके पास जो HCl है वो 2 मिलीलीटर है, और जो आपके पास टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो मान लीजिए 200 मिलीलीटर है। तो इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा? 2/200 इंटू 100। क्लियर है बच्चे? कोई फॉर्मूले में कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए निकालना है। किसके लिए निकालेंगे? फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है बच्चे, एक मेथड हमने और डिस्कस किया था वो भी देख लेते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। क्या नाम है? पार्ट्स पर मिलियन। इसकी जो हम एब्रीविएशन यूज करते हैं दैट इज PPM। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। एक बात याद रखना बच्चे, जो पार्ट्स पर मिलियन है ये ऐसे कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए होता है सॉल्यूशन की जो बहुत कम अमाउंट होता है। बहुत ज़्यादा कम अमाउंट जब होता है ना, जैसे मान लीजिए पूरा एटमॉस्फेयर, पूरी एयर, कितनी ज़्यादा एयर है बच्चे अब। ठीक है, अब इतनी सारी एयर की कंसंट्रेशन में से मान लीजिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? सल्फर डाइऑक्साइड की, पूरी एयर में से। अब पूरी एयर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ऐसे केसेस के अंदर जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, PPM। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसे कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? नंबर ऑफ पार्ट्स, PPM, it is defined as number of parts by weight of solute present in 10⁻⁶ parts by weight of solution। ठीक है बच्चे, तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि अभी तक आपने जो मेथड्स किए हैं उससे कुछ खास अलग नहीं है, बस एक बात तो इसमें अलग हो गई है, वेट ऑफ सॉल्यूट। जो नंबर ऑफ पार्ट्स आपके वेट ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है? वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 10⁻⁶ पार्ट्स। इसका बच्चे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इंटू 10⁻⁶। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला भी पता लग गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶।
और आपको ये भी पता लग गया कि आपको पार्ट्स पर मिलियन कहाँ पे यूज़ करना है। तो बच्चे ये तो बात थी सभी मेथड्स की। आई होप आपको एक एक मेथड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसके बेसिस पे खुद से न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम बच्चे कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आ सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है दैट इज गिव द relationship between molality of solution and mole fraction of the solute। तो बच्चे आपको दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे इसका जो है ना, जो भी ये न्यूमेरिकल्स आएंगे ये ना ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पर्पसेस के लिए ही होते हैं फॉर्मूले। अब आपको पता ही है कि जब आप ऑब्जेक्टिव कुछ भी करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम यूटिलाइज करना होता है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सको। तो बच्चे जब केमिस्ट्री की बारी आती है तो जब वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगे, जितने आपको ऐसे फॉर्मूले पता होंगे कि आपका कम से कम टाइम लगेगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जहाँ पे आपको मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऐसा कुछ निकालना है, तो आप दोनों अलग अलग तो नहीं निकाल सकते ना, आप एक निकाल के और दूसरे को शॉर्ट फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो। या कभी कभी बच्चे ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि एक चीज गिवन होती है, दूसरी निकालनी होती है और उसके लिए कुछ खास चीजें नहीं गिवन होती, तो वहां पे भी फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या है बच्चे? एक्स, बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो हम इसको एक्स बी से डिनोट कर सकते हैं। एक्स बी इक्वल्स टू एम, स्मॉल एम फॉर मोलैलिटी, ओके, इनटू m1 बाय 1 प्लस m इंटू m1। याद रखिएगा ये आपका बच्चे ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव है, थियोरिटिकल पर्पस के लिए आप ये नहीं यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो m1 है वो क्या है बच्चे? m1 इज मॉलिक्यूलर, आप इसको ए भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज एम ए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो आपका रिलेशनशिप है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे ऑब्जेक्टिव पर्पसेस के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और बच्चे ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ही है। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको किसमें रिलेशनशिप बताना है? मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम? इससे पहले हमने मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में हमने रिलेशनशिप देखा था। अब हम मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे बच्चे। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। ये अगर आपके पास केजी में हो तो ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास सारी जो सोल्यूशन, जो भी आपके पास जो बचे मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, अगर वो आपके पास केजी में है, अगर ग्राम्स में है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी
माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है? अगर आपके पास ग्राम्स में हो। मैं नीचे लिख देती हूँ, वेयर D इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में निकालना है ना आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो जो डेंसिटी है बच्चे वो हम सॉल्यूशन की लेंगे, उस जो कि होएगी ग्राम पर लीटर में, सॉरी मिलीलीटर में, अगर हम इस केस की बात करें। और बच्चे एम क्या है यहाँ पे? एम बी, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर केजी में है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर ग्राम्स में है तो ये वाला फॉर्मूला। अब आपने बच्चे अपने, अगर अभी तक आपने है ना बोर्ड एग्जाम्स के अगर आपने पेपर देखे हो तो आपने देखा है ना आगे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये शॉर्ट फॉर्मूले यूज़ करके उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में बच्चे रिलेशनशिप था, क्या फॉर्मूला बन गया? मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चे, तो आप ये फॉर्मूले यूटिलाइज करके अपने है ना कोई भी न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो।